हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय नीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पॉलिटी का जो सेट 3 है आपका एमसीक्यू का, वो सारा का सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सेट 2 में डाल चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड है वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो ये सेट 3 है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आपको पता है जितने भी क्वेश्चन हैं सब एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई हूं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कौन सा 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यानी कि 74वां संविधान संशोधन 1992 बनाया तो गया था 1992 के अंदर, लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू किया था 1993 के अंदर। तो कुछ बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट आपका जो 73 आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है आपका, ठीक है, 1992 लिख लो आप, ये है आपका पंचायती राज से संबंधित। और 74 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये है आपका नगर पालिका से संबंधित। तो जो 73वां संविधान संशोधन है ये आपका 11वीं अनुसूची के अंदर है, पंचायती राज से संबंधित। 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची के अंदर है, नगर पालिका से संबंधित। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आपको पता होगा सबसे पहले जो पंचायती राज है वो लागू किया गया था सबसे पहले कहाँ, किसने लागू किया था, वो था आपका राजस्थान के नागौर में। राजस्थान का जो नागौर का जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर सबसे पहले जो है आपका पंचायती राज है वो लागू हुआ था। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 18। ठीक है, 18 जो विषय है वो 12वीं अनुसूची के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। जैसे कि जो 11वीं अनुसूची है उसके अंदर कितने विषय हैं आपके, 29 जो पंचायती राज संबंधित है उसमें 29 विषय हैं, और जो 12वीं अनुसूची है उसमें 18 विषय हैं। तो कैसे याद करो, देखो सिंपल तरीका है इसका याद करने का, एक याद कर लो दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो 11वीं जो अनुसूची है उसके अंदर कितने हैं, 29 विषय। ठीक है, कैसे याद करोगे, 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11। तो 11वीं अनुसूची। दूसरा जो आपकी 12वीं बच गई उसमें 18 हो जाएंगे। ठीक है, इससे आगे पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है आपका, 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पूर्ण रूप से 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। इसी वजह से 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और आपको एक बात और याद रखना है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो पंचायती राज से संबंधित है। और महात्मा गांधी जी का सपना था कि जिस तरीके से हम देश का विकास कर रहे थे उसकी जो शुरुआत है ना वो गाँव से होनी चाहिए। ठीक है, तो पंचायती राज का आर्टिकल कौन सा है आपका पंचायत से संबंधित, वो है आपका आर्टिकल 40। याद करना है आपको आर्टिकल 40, जो कि आपका डीपीएसपी के अंदर है। आपका डीपीएसपी में कहाँ से कहाँ तक आते हैं आपके आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आते हैं आपके डीपीएसपी के अंदर, जिसमें आर्टिकल 40 है वो आपका पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी, जिसे हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब इससे आगे देश का एकमात्र निर्विरोध जो राष्ट्रपति है वो कौन है हमारे, वो है हमारे नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध जो आपके राष्ट्रपति। निर्विरोध का मतलब है कि इनके विरोध में कोई नहीं था। ठीक है, ये तो इसलिए कौन है हमारे नीलम संजीव रेड्डी। अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद जी जो है हमारे राष्ट्रपति हैं। पूछ लेगा कि ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये 14 नंबर के राष्ट्रपति, कितने 14th नंबर के, यानी 14वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं हमारे रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है, पूछ लेगा पहले कौन थे हमारे राष्ट्रपति, आपको पता है ना कौन थे हमारे, राजेंद्र जो प्रसाद हैं हमारे, ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे। याद रखना है इनको। कब, आपको पता है कि जो सबसे संविधान सभा बनाई गई थी उसमें जो आपकी 3 बैठकें हुई थी, 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 को, और आपका 13 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को आपके अस्थायी रूप से अध्यक्ष कौन चुने गए थे, आपके सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने गए थे, लेकिन वो अस्थायी रूप से। लेकिन स्थायी रूप से जो आपके चुने गए थे अध्यक्ष वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे। और ये पता आपके 2 टाइम्स जो है आपका 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है राजेंद्र प्रसाद ने अपना राष्ट्रपति के तौर पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अभी हाल ही में कौन है, रामनाथ कोविंद है। ठीक है, 14वें नंबर के हैं ये। और निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे हमारे, नीलम संजीव रेड्डी थी। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। अब इससे आगे पॉकेट विटो। पॉकेट विटो किसके पास होते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी के पास होते हैं। तो इसका इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति जी के पास क्या है, पॉकेट विटो होते हैं। पॉकेट विटो होती है कोई भी ऐसा विधेयक, ऐसा कोई बिल है कि वो उसे पास ना करना चाहिए, ना उसके बारे में कुछ अपनी राय देना चाहिए, बस उसे अपने पास रख ले। ठीक है, कहीं भी उसको पेश ना कर, उसे पॉकेट विटो कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। तो उसको याद कैसे करोगे, देखो उनके पास इतनी पावर है कि वो अपनी पॉकेट में कुछ भी रख सकते हैं और किसी को उन्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो जेल लगाकर, जेल होता है ना बिल्कुल स्टिकी टाइप का सब्सटेंस होता है, जेल लगाकर उन्होंने अपनी पॉकेट में रख लिया, तो वो किसी को कुछ नहीं देंगे। ठीक है, ऐसे याद करो। तो ज्ञानी जैल
जैल सिंह। अब इससे आगे है भारत में जनहित याचिका वाद, जिसे PIL कहा जाता है, ताकि जनहित में हम कोई भी याचिका लगा सकते हैं, ठीक है, यानी कि लगा लो अब हमसे रिलेटेड कोई मामला नहीं है लेकिन दूसरों से रिलेटेड मामला है, ठीक है, तो हम पब्लिक के लिए ऐसा कोई भी केस अप्लाई कर सकते हो, तो जनहित याचिकावाद कहते हैं, यानी कि पब्लिक की भलाई के, जिसे हम PIL कहते हैं इंग्लिश में। तो इसके जनक कौन है, किसने ऐसा कहा था कि PIL नाम की भी कोई चीज़ है, इस तरीके से उन सारी चीज़ों के बारे में बताया था, वो है हमारे PN भगवती। तो कैसे याद करोगे, देखो वो हमारे भगवती मतलब वो हमारे लिए भगवान है, जिन्होंने जनहित यानी जनता के बारे में सोचा, जनता के लिए हम याचिका लगा सके उसके बारे में सोचा, वो हमारे लिए भगवान है, तो हो जाएगा ना PN भगवती। इससे नेक्स्ट है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को आपका मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसे हम वोटर्स डे कहते हैं। जो देखिएगा इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को, आपका जो है निर्वाचन आयोग बना था आपका 25 जनवरी 1950 को। कौन सा आर्टिकल है निर्वाचन आयोग से संबंधित, आर्टिकल 324 यानी 324 जो उसके अंदर कहा गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, यह एक संवैधानिक संस्था है। अब संवैधानिक संस्था का अर्थ होता है कि जिसका उल्लेख संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में किया गया, उसे हम संवैधानिक संस्था कहते हैं, ठीक है। अब निर्वाचन आयोग बना था आपका 25 जनवरी 1950 को, तो इसलिए कहा गया कि 25 जनवरी को हम क्या बनाएंगे, नेशनल वोटर्स डे यानी मतदाता दिवस मनाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जो आपका मतदान किसने किया था, श्याम सुंदर नेगी ने, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्होंने सबसे पहला जो है अपना वोट डाला था। जब हमारे इलेक्शन हुए थे 1951-52 के अंदर हमारे इलेक्शन हुए थे, उस टाइम जो पहले जो वोट डालने वाले थे वो श्याम सुंदर नेगी थे, जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। अब निर्वाचन आयोग की बात आई तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे आपके, ठीक है, मैं लिखने से ज़्यादा बोल रही हूँ, प्लीज़ आप उस पर फोकस कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे रिविजन हो जाए। सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे सुकुमार सेन। कौन थे जो पहले अध्यक्ष थे, वो हमारे सुकुमार सेन थे। लेकिन फर्स्ट फीमेल कौन थी आपके निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष, वो थी हमारी रमा देवी। कौन थी, हमारी रमा देवी। और हाल ही में कौन है आपके, सुशील चंद्रा। कौन है, हमारे सुशील चंद्रा जो है निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। और इनसे पहले कौन थे, सुशील अरोड़ा थे, ठीक है, ये सारी बातें आपको याद होगी। अब इससे आगे जो सुशील चंद्रा हैं आपके, जो हाल ही में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है, इसमें रेशो क्या होता है, इसमें 1+2 का रेशो होता है, यानी कि जो एक है वो तो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, 2 कौन होंगे, अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। लेकिन जो 3 लोग हैं निर्वाचन आयोग में, इन तीनों की जो सैलरी है वो बराबर रहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि मुख्य चुनाव की अलग है अन्य की अलग नहीं, इन तीनों की जो सैलरी है वो बराबर रहेगी। कौन है, सुशील चंद्र हैं आपके। 2 और कौन है निर्वाचन आयुक्त, वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसे नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, हाल ही में पूछा गया है, वो आपकी 22 है। कितनी, जो 22 भाषाएं ऐसी हैं जिसका संविधान में उल्लेख किया गया। लेकिन पूछो कि मूल संविधान में आपकी कितनी भाषाएं थी, तो आपको याद रखना है 14 जो भाषाएं थी आपकी मूल संविधान के अंदर थी, बाद में इनको अमेंडमेंट करके ये सारी की सारी भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और एक बात और जरूर ध्यान से रखेगा कि इंग्लिश जो है ये ऐसी भाषा है जो आपकी संविधान के अंदर नहीं लिखी गई। फिर भी आप सोचेगा मोस्ट ऑफ जितने भी आपके प्रॉपर्टी के जितने भी पेपर वर्क होता है वो ज़्यादा आपका इंग्लिश के अंदर होता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश संविधान की भाषा में, संविधान कितनी मूल भाषाओं के अंदर नहीं है, इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। लेकिन ऐसा कौन सा स्टेट है जो पूर्णतः रूप से जिसकी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो याद रखेगा एक स्टेट ऐसा है, हिंट देती हूँ मैं आपको, कि वो स्टेट है जिसकी जो आपकी पॉपुलेशन है वो माइनस में जाए, यानी ऋणात्मक दर से वृद्धि हो रही है आपकी। वो कौन सा स्टेट, आपका नागालैंड। नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, आपकी इंग्लिश है, ठीक है, और जो कि इंग्लिश को संवैधानिक जो मान्यता प्राप्त नहीं की गई है, ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली जो भाषा 14 भाषाओं के अलावा कौन सी भाषा इंक्लूड की गई थी, सिंधी भाषा इंक्लूड की थी। उसके बाद आप याद रखिएगा नमक, नमक 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 से हो जाएगा आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। उसके बाद आपका जो आपका ना 3rd नंबर पे जोड़ा गया था आपके मैथिली, संथाली एंड बोडो और डोगरी, ये 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। हो गया आपकी टोटल 22, ठीक है। अब इससे आगे आपके सामने है कि न्यायिक जो समीक्षा है आपकी, उससे पहले देखो कि नगरीय स्वशासन संबंधित कौन से विषय से संबंधित है। मैंने आपको बताया कि 12वीं अनुसूची के अंदर नगर पालिका के संबंधित बात बता रखे, 11वीं में पंचायती राज। न्यायिक समीक्षा जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, वो कौन से आर्टिकल्स के प्रेरित है, वो आपका आर्टिकल 13 से प्रेरित। इसका कहने का मतलब न्यायिक समीक्षा यानी जो भी हमने न्याय किया है उसको हम दोबारा से पुनर्वलोकन करना, उसके बारे में जानना, ठीक है, रिव्यू करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, उसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। अब इससे आगे विधि के समक्ष समानता कौन से संविधान आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 14 के अंदर है आपका विधि के समक्ष समानता, तो इसे कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। अब इसे याद कैसे करोगे, देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिफोर लॉ यानी BRIB से क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। तो ये कहाँ से लिया गया आपका, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ लिया गया, जो क्या आपके आर्टिकल 14 के अंदर है, जिसे हम कहते हैं समानता का अधिकार, ठीक है। अब इसे आगे मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया, भाग 3 के अंदर। बताया था ना, भाग 1 के अंदर क्या है, जो आपके राज्यों का संघ होगा, ठीक है, उसके बारे में बता रखा है। और आपका भाग 2 के अंदर क्या बता रखा है, आपका
नागरिकता से, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार है, भाग 4 के अंदर आपका डीपीएसपी, भाग 5 के अंदर क्या है आपका संघ उसके अंदर है आपका ये बताया गया है सारा का सारा संघ के अंदर है आपके जितने भी आपके संसद है आपके कैग है, ये सारी की सारी बातें इसमें आर्टिकल भाग 5 के अंदर आती हैं। तो याद रखना जो मौलिक अधिकार हैं ये भाग 3 के अंदर है। कौन से कौन से आर्टिकल तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35। तो याद रखिए जो भाग 1 है वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, और भाग जो 2 है वो आपका आर्टिकल 5 से लेकर कितना, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है आपका, और भाग 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35 है। ठीक है, और याद रखना है भाग जो आर्टिकल 12 है ना उसके अंदर जो राज्यों की जो परिभाषा है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इससे आगे है, याद रखिएगा हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, 6, पहले 7 हमारे मौलिक अधिकार थे, इसको 1 को हटाकर अब हमारे 6 मौलिक अधिकार रह गए। तो कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया, संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया है, उसको अब उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी लीगल राइट उसे बना दिया गया फंडामेंटल राइट से हटाकर। अब इससे आगे विधियों का समान संरक्षण, 2 बातें हैं आपके आर्टिकल 14 के अंदर, विधि के समक्ष समांतर, जिसे हम इक्वालिटी बिफोर लॉ कहते हैं, और इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है आपका प्रोटेक्शन करना, इक्वल विधियों का समान संरक्षण, ये हमें अमेरिका से लिया है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी बी आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका ब्रिटेन आ जाएगा, वो हमारा ब्रिटेन से लिया है। जैसे आपके आपातकाल है वो आपका कहाँ से लिया गया है, आपातकाल आपका जर्मनी से लिया गया। आगे क्वेश्चन आएगा जो आपातकाल आपका जर्मनी से लिया गया। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो सारे के सारे हमने कहाँ से लिए, मौलिक अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका से लिए हैं। उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात भी हमने कहाँ से लिया, आपके अमेरिका से ली है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो भी हमने कहाँ से लिया, आपका अमेरिका से लिया है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के अंदर नहीं था, ये बात किसके अंदर कही गई है कि आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा, यानी कि प्रेस का मतलब होता है ये करना, रिपोर्टिंग वगैरह करना, या आर्टिकल आपका 19, आर्टिकल 19 की आपके स्वतंत्रता से संबंधित, जिसके अंदर 6 स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 19 आपका स्वतंत्रता से संबंधित है, इसमें ही बताया गया कि प्रेस की आपको स्वतंत्रता होगी, ये आर्टिकल 19 के अंदर, आर्टिकल 19(2) के अंदर ये बात कही गई है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा साहनीवाद किससे संबंधित, इंदिरा साहनीवाद ये आपके अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मुद्दे देना। ठीक है, जितने भी जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको आरक्षण, उनको रिजर्व्ड करना। ठीक है, वो इंदिरा साहनीवाद था। ठीक है, अब कैसे याद करोगे, अब ऐसे याद करना कि पिछड़ा वर्ग यानी लोग इतने पिछड़ गए हैं कि सह कर वो बेचारे थक गए हैं। ठीक है, कि इंदिरा साहनी यानी सह कर क्या है, लोग इतने पिछड़ गए हैं कि अपने जो बात है वो सामने नहीं रख पाते। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी, ऐसे याद कर लीजिएगा। अब इससे आगे क्वेश्चन देखिएगा, अब इससे आगे क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्य द्वारा आरक्षण देने संबंधित नीति का संवैधानिक अधिकार कहाँ है, आपके आर्टिकल 16(4) के अंदर ही बताया गया कि जो है राज्य के द्वारा जो है आरक्षण दिया जाएगा, ये बात संविधान में कही गई है। सहकारी समितियों के गठन की सदस्यता, यानी कौन से अनुच्छेद के अंदर सहकारी समिति के बारे में बात कही गई है। ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो आर्टिकल 19 के अंदर बात कही गई। जैसे आर्टिकल 19 के अंदर स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, जो कि आपका अनुच्छेद 19 के अंदर सहकारी समिति के बारे में बताया गया है। ठीक है, समान सिविल संहिता मुझे बताएगा कौन से आर्टिकल के अंदर है, याद रखिएगा आर्टिकल 44 के अंदर आपकी समान सिविल संहिता है। ठीक है, और ये आपके एक ही अभी हाल ही में है, जो आपके स्टेट है जिसके अंदर ये लागू है वो आपका गोवा के अंदर समान सिविल जो कहते हैं ना सिविल कोड वो लागू है, आर्टिकल 44 के अंदर ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, मैंने आपको बता दिया कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में जैसे इकट्ठे होने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, जीने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं हमारे 6 प्रकार के आर्टिकल 19 के अंदर है। अब इससे आगे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनीवाद में आरक्षण की उच्चतम सीमा कितनी घोषित की है कि पिछड़ा वर्ग आयोग को हम कितना आरक्षण देंगे, वो 50% जो है हम उसको आरक्षण देंगे। ठीक है, अब इससे आगे है राज्य में किसी एक अपराध के लिए 2 बार सजा देने जाने से रोकना चाहिए। देखो किसी ने कोई कांड किया है, कुछ भी ऐसा उसने गलती की है, जो भी उसको सजा देनी है, तो ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारी गलती उसको बहुत सारी सजा मिलेगी, नहीं, सभी गलतियों को मिलाकर उसको एक फैसला सुनाया जाएगा, इसमें उसको एक ही सजा मिलेगी, यानी कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, राज्य को किसी एक अपराध के लिए 2 बार सजा देने जाने से रोका गया है, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 20 के अंदर है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो देखो जो हमारा जीवन है, जो हमारा जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 के अंदर है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 के अंदर अमेंडमेंट किया गया, तो आर्टिकल 21 के अंदर ए जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में जो है मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। तो ये बात जो है आपकी डीपीएसपी में की गई है, कहाँ कहाँ की गई, देखो ये बात आप की गई है सबसे पहले तो कोई मूल कर्तव्य में। ठीक है, जो मूल कर्तव्य हैं आपके, ठीक है, 42 संविधान संशोधन के द्वारा 10 जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, बाद में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया था, जिसमें आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, जिसमें कहा गया था 6 से 14 वर्षों को जो निःशुल्क है वो शिक्षा दी जाएगी। तो अभी हाल ही में हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हो जाएंगे, हमारे 11। ठीक है, और डीपीएसपी के अंदर कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें आपके शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो वो है आपका आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 के अंदर कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को
निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और आर्टिकल 21A जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, उसके अंदर भी आपके शिक्षा का अधिकार की बात की गई थी। यानी 3 जगह संविधान में जो आपका शिक्षा का अधिकार उसकी बात हुई। मौलिक कर्तव्य में आपका आर्टिकल 21A, डीपीएसपी में आर्टिकल 45, और इससे आगे है आपका मूल कर्तव्य में हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य 11 नंबर का, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002। अब इससे आगे बाल श्रम पर रोक लगाई गई है कि बच्चों को जो 14 साल से कम है उम्र के हैं उनसे किसी तरह के फैक्ट्री में या जो भी उनसे हानिकारक काम वो नहीं करवाया जाएगा। तो आर्टिकल 24 के अंदर ये बाल श्रम पर रोक लगाए जाने की बात कही गई है, कहा गया है, ठीक है। मूल ढांचा का सिद्धांत कहाँ से आया है? केशवानंद भारती वाद जो मामला था, केशवानंद भारती बनाम केरल का, जो कि आपका 1973 के अंदर हुआ था। इसमें बात कही गई थी कि संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हो बट उसके मूल ढांचे को आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो मूल ढांचे का सिद्धांत कौन से केस से है? केशवानंद भारती केस से है। इन्हीं के कहने पर आपका जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका 3 शब्द प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए थे। आपको 3 पता है, आपको समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, अखंडता है, ठीक है। तीनों शब्द पहला पूछ लेगा आपसे प्रस्तावना में कितने संशोधन है? एक ही आपका संशोधन हुआ है प्रस्तावना का, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। सब बता दें सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। और कौन से ऐसे केस से बात कही गई थी कि प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसके मूल ढांचे को हम परिवर्तन नहीं कर सकते? तो वो था आपका केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 के अंदर आपका, ठीक है। इसमें बेंच बैठी गई थी आपकी 6:7, ठीक है। तो 6 जो लोग हैं जो बेंच बैठे थे उसमें लोग मना कर रहे थे और ये आपका जो है ये हाँ कर रहे थे। इसी वजह से क्या हुआ? प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख क्या होता है? देखो संघ जो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? देखो आपको पता होगा आर्टिकल 52 के अंदर कहा गया है, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। फिर आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो सारी की सारी राष्ट्रपति में निहित होंगे। तो इसी के तहत ही संघीय, आपको पता ना जो ये पार्ट 5 के अंदर ये सारी बात है, भाग 5 के अंदर ये बात कही गई है यूनियन के बारे में, संघीय के बारे में। तो पता कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? हमारा जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, हमारा कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसकी एज कितनी होनी चाहिए? जिसे राष्ट्रपति बने इसकी एज होनी चाहिए 35। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी तरह के लाभ के पद पर ना होना चाहिए, और एज इसकी 35 होनी चाहिए। कुछ एज है वो आपको ध्यान रखनी है। वोट डालने की जो एज है वो 18 है। 18 साल के होने के बाद हम वोट डाल सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। जो आपका लोकसभा का सदस्य बनने की जो एज है वो आपकी 25 है, ठीक है। जो आपका राज्यसभा का एज बनने की उम्र है वो आपकी 30 है, ठीक है। इससे आगे जो आपका राष्ट्रपति बनने की एज है वो आपकी 35 है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। जो आपका भारत का एक प्रधानमंत्री होगा उसकी एज कितनी होनी चाहिए? आर्टिकल 25 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अब इससे आगे है भारत में व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसके बारे में कोई बात नहीं कही है कितनी बार बन सकता है, यानी अनियमित समय के लिए, यानी कितनी भी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। जो टेन्योर है इसका, यानी 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रहेगा। उसके बाद एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इसका चुनाव करवाया जाएगा। पता कौन चुनाव करवाता है? निर्वाचन जो आयोग है वो राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाता है। लेकिन राष्ट्रपति संबंधित इलेक्शन में कोई वाद विवाद हो गया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के, जाएंगे कहाँ? आखिरी फैसला किसका माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 52 के अंदर भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसा कहा गया है। और जो हमारा राष्ट्रपति है वो हमारे भारत का जो प्रथम जो नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। तीनों जो सेनाएं हैं उनका जो प्रमुख होता है वो भी राष्ट्रपति होता है। कौन कौन सी? आपकी थल सेना, वायुसेना और जल सेना है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसे अगर राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र सौंपना चाहते तो किसे दे सकता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे किसको? त्यागपत्र को, ठीक है। जो आपका भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 के अंदर बात कही गई उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये बताया गया है आर्टिकल 64 में कहा गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का पदेन सदस्य होगा। कहने का मतलब है कि जो उपराष्ट्रपति है वही क्या होता है? जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष आपका उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। ये सारी बातें आप ध्यान रखना। एक और कुछ मैं आपको बताती हूँ कुछ आर्टिकल, जैसे मैंने राष्ट्रपति को बताया। जैसे 52 के अंदर भारत का राष्ट्रपति होगा, 53 के अंदर जितने भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं राष्ट्रपति में निहित होंगे। इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, आर्टिकल 60 के अंदर राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया। आर्टिकल 61 के अंदर इम्पीचमेंट प्रोसेस यानी कि महाअभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग लगाया जाएगा। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ेगा अगर हम उसे पद से हटाना चाहते हैं तो। लेकिन आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाअभियोग नहीं लगाया गया है। तो आर्टिकल 61 के अंदर इम्पीचमेंट प्रोसेस यानी कि महाअभियोग के बारे में बात कही गई है, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद कोई हो गया तो निपटारा करता है। राष्ट्रपति से कोई चुनाव संबंधी विवाद हो गया तो उसका निपटारा कौन का? जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट का ही जो आदेश है वो आखिरी माना जाएगा। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई दिक्कत होगी तो होता है ना, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा ही राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो करवाया जाता है। टेन्योर कितना होता है इसका? 5 ईयर्स का टेन्योर होता है। और आर्टिकल 35 से अबोव एज है तो वो क्या होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है। कितनी बार भी हो सकता है, ऐसा संविधान के अंदर ये बात नहीं कही है। पहले राष्ट्रपति कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे। हाल ही में 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है
आपके रामनाथ कोविंद है। एक ही ऐसी फीमेल है जो राष्ट्रपति हमारी रही है, वो है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और एक ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध जो राष्ट्रपति चुने गए थे, वो है हमारे नीलम संजीव रेड्डी जी, जो निर्विरोध जो हैं आपके राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, और आपको पता है राष्ट्रपति जिस टाइम इनका इलेक्शन करवाया जाता है उस टाइम इनको जितने भी लोग राष्ट्रपति बनने के लिए खड़े उनको 15,000 जो रुपए हैं वो आरबीआई को या फिर जो केंद्र सरकार के जो है उनमें जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, अगर उनको 1/6 अब वोट मिल जाते हैं तो ठीक है, अगर उससे कम मिलते हैं तो इनके 15,000 जो रुपए हैं जमानत राशि के रूप में जमा करवा जाते हैं, इनको हड़प लिया जाता है, मतलब इनको ले लिया जाता है। अगर उनके वोट ज़्यादा मिलते हैं, मतलब इस हिसाब से जिस कैटेगरी में फिट हो सकते हैं, उसको 15,000 रुपये बाद में वापस कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। अब इससे आगे अध्यादेश जारी करने का आर्टिकल कौन सा राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 123, और राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा वो है आपका आर्टिकल 213। ठीक है, याद रखना 123 के अंदर तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और आर्टिकल 213 के अंदर जो है आपका राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल आपको पता ना कि कौन राष्ट्रपति से मनोनीत करता है, मतलब नियुक्ति जो है आपके राज्यपाल की, राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो अध्यादेश को संसद का सत्र आरंभ होने पर कितनी अवधि के भीतर अनुमोदित करना है, आर्टिकल 6 वीक है उसी के अंदर क्या करना पड़ता है, जो ऑर्डिनेंस जो आपका जारी करता है राष्ट्रपति उसको अनुमोदित करना 6 हफ्तों के अंदर ही अनिवार्य होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और आर्टिकल में बता दिया राष्ट्रपति करेगा कौन से आर्टिकल के तहत, 123 के तहत, और राज्यपाल करेगा 213 के तहत। ठीक है, ये बात आपको सारे ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ अनुसूची के बारे में बता देती हूँ। जो आपकी फर्स्ट अनुसूची है ये आपको पता है टोटल आपके संविधान के अंदर, ठीक है, आपकी कितनी अनुसूची थी, आपकी 8 अनुसूची थी, बाद में अभी कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूची हो गई हैं, जिसमें आपकी कितनी अनुसूची और जोड़ी गई थी, आपकी 4 अनुसूची और जोड़ी गई थी। ठीक है, जैसे आपका सबसे पहला संविधान संशोधन किया गया था 1952 में, उसकी आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, आपके 52वां संविधान संशोधन में, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन में, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी आपका 74वां संविधान संशोधन के अंदर। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। आपका पॉलिटी का इंपॉर्टेंट जितने भी आपके फैक्ट हो सकते थे जो कि प्रीवियस एग्जाम बेस थे वो सारे मैंने आपको अच्छे समझा दिए हैं। अब मैं आपको कुछ और फैक्ट बताती हूँ, वो मैं बताती हूँ आपको नीति आयोग से संबंधित। किससे बताती हूँ मैं, नीति आयोग से संबंधित। थोड़ा सा बस मुझे जगह चाहिए, देखो इतनी जगह काफ़ी है। देखो नीति आयोग जो है इंपॉर्टेंट आपकी संस्था है जो कि आपकी आ सकते हैं एग्जाम में। देखो नीति आयोग NIT है, जिसे हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका संविधान के अंदर कहीं भी उल्लेख नहीं है, यानी कि ये संवैधानिक जो संस्था है वो नहीं है। और ये किसके स्थान पर आई है, ये आपके योजना आयोग के स्थान पर आई। योजना आयोग कब शुरू होता था, आपको 1950 में स्टार्ट हुआ था आपका। ठीक है, योजना आयोग ये हर 5 वर्ष के, जिसे हम पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। ठीक है, टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं, 12 जो पंचवर्षीय योजनाएं आपकी आई थी। कितनी पंचवर्षीय योजना थी, 12 आई थी। ठीक है, उसके बाद इनको हटाकर योजना आयोग खत्म करके नीति आयोग आ गया था। ठीक है, तो योजना आयोग 5 साल के लिए आया था। 5 साल में लक्ष्य रखा जाता है किस तरीके से हमें पूरे देश का विकास करना है, तो वो 5 साल के अंदर लक्ष्य रखा जाता है। हर 5 साल का जैसे सरकार बदलती थी वैसे ही योजना आयोग भी बदल जाता था, उसके जो उद्देश्य हैं वो भी बदल जाते थे। फिर प्रधानमंत्री जी ने 2014 के अंदर आकर फिर उन्होंने सोचा कि हमें इस तरीके से योजना आयोग को हटाकर, यानी कि हर 5 साल लक्ष्य ना रखकर हमें हर साल काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम करना होगा तभी हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसका जो अप्रोच होती है तभी हम इसको अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इसके अप्रोच होते हैं बॉटम टू अप अप्रोच, यानी कि इसमें विकेंद्रीकरण की जो बात है। ठीक है, यानी कि केंद्रीकरण नहीं विकेंद्रीकरण, यानी कि जो केंद्र से जो पावर्स है उसको हम हर तरीके से उनको पहुंचाएं। ठीक है, तो जो नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई थी, आपकी 1 जनवरी 1950 को 1 जनवरी 2015 को क्या गई थी, आपकी नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन अध्यक्ष होते हैं, जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो आपके जो भी आपके हाल ही में जो प्रधानमंत्री होंगे उस करंट टाइम में वो आपके क्या होंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष। तो अभी कौन है, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। जिसके जो अध्यक्ष हैं जो इसके, ठीक है, इसके उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, उसके जो चेयरमैन है, जो CEO जिसे बोला जाता है वो आपके अमिताभ कांत जो हैं आपके इसके CEO हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो नीति आयोग के बारे में ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आप याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन पूछिए, क्या नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो उत्तर रहेगा ना। जो नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं, क्योंकि इसका आपके संविधान के अंदर कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको याद रखना। ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्लास पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मुझसे इंपॉर्टेंट, मतलब कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, वो सारे मैंने आपको करवाए हैं। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। ठीक है, तो वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो मुझे कैसे लगे प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।